अगली चीज आती है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज है? इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली नाम से, जैसे आपके पास कैरेक्टर सेट होता था तो आप बोलते थे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट है तो आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें होती है और से देखना, which includes a command with an address or the data that is to be processed according to that command। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट में आपके पास एक तो ये इंक्लूड करता है, एक इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसका एक सेट है। वो क्या स्टोर करता है? इट इंक्लूड्स अ कमांड विद एन एड्रेस और द डेटा दैट इज टू बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू दैट कमांड। इसमें एक कमांड होगा या फिर कमांड के साथ या तो एड्रेस होगा या तो डेटा होगा। एक कमांड लाजमी होना है, या हर इंस्ट्रक्शन में एक कमांड लाजमी होगा। कमांड के साथ हो सकता है एड्रेस हो, या हो सकता है उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा हुआ हो वो हो। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन जो है ना, दो चीजों में ब्रेकअप होती है, एक ऑपकोड है, एक ऑपरेंड है। ऑपकोड और ऑपरेंड दो चीजें हैं। ये क्या चीजें हैं जरा समझते हैं। देखो भाई, जो ऑपकोड है ना, ऑपकोड पहला हिस्सा है, मतलब लेफ्ट साइड है। ये आपको याद होगा, मैंने उलेबस में भी आपको ये बात पढ़ाई थी। ऑपकोड और ऑपरेंड, एक इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती हैं। एक इंस्ट्रक्शन है तो दो चीजें होती हैं। लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है ना, लेफ्ट वाले पार्ट को बोलते हैं ऑपकोड, राइट वाले पार्ट को बोलते हैं ऑपरेंड। अब जो ऑपकोड है ना, वो खुद कमांड है। ऑपकोड खुद कमांड है। अ कमांड इज गिवन टू द कंटेंट्स ऑफ द ऑपरेंड। ऑपकोड एक ऐसा कमांड है जो ऑपरेंड को दिया जा रहा है, सही है। और ये तो हो गया ऑपकोड, जो ऑपरेंड को कंटेंट्स को दिया जा रहा है। अब ऑपरेंड में क्या होगा? ऑपरेंड में या तो डेटा होगा या तो उस डेटा का एड्रेस पड़ा हुआ होगा ऑन विच द कमांड विल अप्लाई। देखो, ऑपकोड में तो कमांड हो गया ना, मतलब क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, प्रोडक्ट करना है, क्या करना है, ठीक है, स्टोर करना है, क्या करना है। ऑपरेंड के अंदर आपके पास जिस पे कमांड लग रहा है वो है। अब कमांड हो सकता है डेटा पे लगे, या तो कमांड हो सकता है डेटा जहां पड़ा हुआ हो उसके एड्रेस पे लगे। दो चीजों पे हो सकता है ऑपरेंड, या तो डेटा या तो एड्रेस, सही है, ऑन विच द कमांड विल अप्लाई। अब इसकी एग्जांपल देखो, सिंपल लिखा हुआ है आपके सामने, एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ऐड 50। ऐड 50 में मैंने आपको बताया ना, ऑपरेंड, ऑपरेंड और ऑपकोड। ऑपकोड क्या होगा यहाँ पे? ऐड। और ऑपरेंड क्या होगा? 50, सही है ना। तो बेसिकली ऐड आपका कमांड हो गया, और 50 हो सकता है डेटा हो सकता है एड्रेस हो, दोनों पॉसिबिलिटी, सही है। सर इसका तो आगे सारा हम पढ़ेंगे। जी सर ये जैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, जी। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो अब प्रिंट ये इसमें ऑपकोड होगा और हाँ, हेलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट को में लाइक। ऑपरेंड, हाँ, हेलो वर्ल्ड जो है ना आपके पास ऑपरेंड होगा। लेकिन अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन की बात करूँ ना, तो ये असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन नहीं है। ऑपकोड ऑपरेंड सिर्फ असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में होंगे, लेकिन अगर आप एग्जांपल से रिलेट करना चाहो तो कर सकते हो। ओके ओके। ये सर हमारे वो पास इंस्ट्रक्शन हेलो सेट्स हैं, वर्ल्ड वो के लिए तो सिर्फ असेंबली ऑपकोड। का। जी बोले। सर जी हेलो वर्ल्ड के लिए तो ऑपकोड फिर प्रिंट होगा ना? हाँ, वो कह सकते हैं, लेकिन वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। वो अभी हम आएंगे आगे उसके ऊपर, ठीक जी। है। अगर आप यूं यूं देखो, अगर प्रिंट और इसको अलग अलग करो तो हाँ कह सकते हो कि प्रिंट एक कमांड है और उसके आगे जो भी चीजें डेटा है वो उसका ऑपरेंड है, कह सकते हो। लेकिन वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हम जो बात कर रहे हैं ऑपकोड ऑपरेंड की, वो असेंबली लैंग्वेज में बात करेंगे। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कैसे चलती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके सामने। INC 45। INC बेसिकली इंक्रीमेंट का होता है, ये हम सारी पढ़ेंगे आगे, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हमें पढ़नी है अभी आगे। CMP कंपेयर का होता है, यू हैव टू कंपेयर टू बिटवीन टू वैल्यूज। MUL मल्टीप्लाई का होता है। JMP जंप का होता है। DEC डिक्रीमेंट का होता है। तो ये सारे हम अभी आगे जाके टेबल में पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछे, आगे बढ़ो। सर ये जो लास्ट जो चल आगे बढ़ो। एग्जांपल्स है सर, आजाद जी, सर, जो लास्ट एग्जांपल्स है इसके आगे कोई डेटा तो नहीं लिखा हुआ? जिससे ऊपर 3 में लिखा हुआ इसके था, आगे आगे कोई नंबर डेटा, लिखा हुआ हाँ हाँ, इसके आगे डेटा नहीं लिखा हुआ। बेसिकली इसके आगे डेटा इसलिए नहीं लिखा हुआ, वैसे नॉर्मली तो डेटा होता है, लेकिन कुछ ऐसी कुछ ऐसे आपके पास ऑपकोड्स होते हैं जिसको डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम आगे देखते रहेंगे, आगे आगे बहुत सारे ऑपकोड और ऑपरेंड्स आएंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एग्जांपल्स के लिए लिखेंगे। सर एक बात अब पूछनी आपके है। पास 257 का, जी पूछे, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। सर ये जो जी ऑप कोड है, ये डायरेक्टली कोई आपका जो हाँ इस तरह एक्शन होता है, जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये चीजों पे आता है। ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड जी जी करना। बिल्कुल। हाँ, इस तरह की मल्टीप्लाई, ठीक। जंप, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, कंपेयर, प्रोडक्ट, इस तरह की चीजें अभी आगे देखेंगे भी बहुत सारी। चलो भाई, अब आगे आपके पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस।
टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये आप ऑलरेडी ओ लेवल में पढ़ते हुए आ रहे हो, इसी का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसमें आती है भाई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की जब मैं बात करता हूँ तो मेरे जहन में फौरन क्लिक होनी चाहिए सूडो कोड, मेरे जहन में फौरन पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, पास्कल, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सी, और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब अब सारा समझना, बच्चों को ये पता होती है एग्जाम्पल, लेकिन ये नहीं पता होती हाई लेवल होती क्या। हाई लेवल याद रखिएगा इंग्लिश से बहुत क्लोज होगी, सही है। हाई लेवल लैंग्वेज ना इंग्लिश के वर्ड उसमें यूज हो रहे होंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज्यादा क्लोजर लैंग्वेज होगी। हाई लेवल याद रखिएगा ह्यूमंस को समझ आने वाली लैंग्वेज, मतलब ह्यूमंस को समझ आने वाली इसलिए लैंग्वेज है क्योंकि उसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, जैसे सूडो कोड में तुम लोगों ने इतनी सूडो कोड करी ओ लेवल्स में, तुम लोगों ने देखा वही वाले वर्ड्स यूज हो रहे हैं जिनका वो काम है, प्रिंट है, आउटपुट है, रिपीट है, अनटिल है, ये वही वाली वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी यूज हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो ये आपके पास वही वाली चीजें आ रही हैं जो रेलेवेंट टू दैट मीनिंग है, मतलब उस वर्ड की वो मीनिंग है, सही है, तो अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस होती है। इट इज टू बी कन्वर्टेड इन लो लेवल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर प्रोसेसर ने इसको एग्जीक्यूट करना है ना, तो इसको लो लेवल में ले जाना पड़ेगा। मतलब आप जो सूडो कोड में कोड लिखते हो ना, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, वो पहले लो लेवल में जाता है फिर एग्जीक्यूट होता है, सही है। तो लो लेवल, अब आगे लो लेवल पढ़ेंगे। अब इसकी फॉर्मेट्स का फॉर्मेट देख लो। ये तो सिर्फ एग्जांपल लिखी है मैंने, इनपुट एक्स, आउटपुट एक्स, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, ये पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, सही है। फॉर्मेट बेसिकली ये सूडो कोड का लिखा है, तो ये आपके पास सूडो कोड का लिखा है, और थर्ड वाला आपके पास विजुअल बेसिक का लिखा हुआ है। विजुअल बेसिक तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना, मतलब A2 के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है लेकिन हम चूज नहीं करते। ये विजुअल बेसिक की लाइन है, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास हाई लेवल का गेम। अब आ जाते हैं लो लेवल के ऊपर। लो लेवल इज अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स। लो लेवल जो है ना आपके पास, वो अंडरस्टैंडेबल कंप्यूटर से, तो आप समझोगे कि इसमें जीरोस एंड वंस बहुत ज्यादा आते होंगे। इट कंटेन्स बाइनरी डेटा, इसमें बाइनरी डेटा बहुत ज्यादा है, जिसमें आपको बताया जीरोस एंड वंस। इसका दूसरा नाम है मशीन कोड। लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा नाम है मशीन कोड, ठीक है। इट इज द फॉर्म दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। ये वो वाली फॉर्म है जो प्रोसेसर खुद एग्जीक्यूट करता है। देखो, प्रोसेसर हाई लेवल एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, समझना मेरी बात। हाई लेवल एग्जीक्यूट करने के लिए हाई लेवल नीड्स टू बी कंपाइल्ड इनटू लो लेवल इन ऑर्डर टू बी एग्जीक्यूटेड। मैं जब कंप्लीट कर लूं फिर सवाल पूछना, सही है। तो इट इज अ फॉर्म दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, इट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर, मतलब ये हार्डवेयर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है। एक तो ये है ना कि आपने हाई लेवल लिखी, हाई लेवल लैंग्वेज लिखी, पहले वो लो लेवल में जाएगी और फिर जो है ना हार्डवेयर को समझ आएगी। लेकिन लो लेवल तो हार्डवेयर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट में है ना, तो वो डायरेक्टली लो लेवल हार्डवेयर को समझ आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, ये भी कुछ है, 011010100001111, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आगे अब असेंबली लैंग्वेज कनेक्ट करूंगा तो बताऊंगा। जैसे कि एड एड 10101111, ये भी एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज की, लो लेवल है। लो लेवल है, याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज के भी जितने वर्ड्स अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, वो सारे लो लेवल होंगे, वो अभी आएगा इसके अंदर कैटेगरी में। अब तीसरी आती है असेंबली लैंग्वेज। देखो, पहली आई हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी आई लो लेवल लैंग्वेज, और तीसरी आएगी आपके पास असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज का क्या क्या सीन है। असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, सही है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है which we can use to directly make changes to hardware like reading and writing values to specific memory addresses. रीडिंग एंड राइटिंग वैल्यूज टू स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेसेस। इस पॉइंट से आपको क्या याद आया, हमने अभी भी लास्ट क्लास में पढ़ा था। जी भाई, सर एफई साइकिल में मेमोरी इस डेटा पॉइंट से क्या याद रजिस्टर। आया। हाँ, एफडी साइकिल में हमने पढ़ा था कि जिस तरह देखा था ना कि MAR है, MDR है, फिर CIR है, तो ये सारे जो कनेक्ट हुए हुए थे इसके बीच में जाहिर सी बात है लैंग्वेज यूज हो रही है ना कोऑर्डिनेशन के लिए। तो वो कौन सी यूज हो रही है भाई, वो असेंबली की तो यूज हो रही है। रजिस्टर को वैल्यू देना, रजिस्टर से वैल्यू लेना, रजिस्टर से वैल्यू रीड करना, राइट करना, ये सब क्या है, ये सब कौन करा रहा है, सूडो कोड से थोड़ी हो रही है, ये असेंबली लैंग्वेज से हो रही है। ऐड करो इतने, कंपेयर करो, फॉरवर्ड कर दो, इंक्रीमेंट INC, इंक्रीमेंट करो। पीसी करता है ना इंक्रीमेंट, पीसी क्या करता है, PC+1 हो जाता है ना। कैसे होता है, इसके अंदर इंक्रीमेंट का कमांड है, और ये कमांड कहाँ का है, ये असेंबली लैंग्वेज का है। ये वही तो लैंग्वेज है जिसके अंदर ऑपकोड और ऑपरेंड होते हैं, सही है। It is a low level language which we can use to directly make changes to hardware. It contains mnemonics to give different commands to data address. मैंने आपको बताया ना,
इसमें निमोनिक्स यूज होते हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं भाई? एडिशन करना है तो ADD, सब्ट्रैक्शन करना है तो SUB, इंक्रीमेंट करना है तो INC, कंपेयर करना है तो CMP, जंप करना है तो JMP, डिक्रीमेंट करना है तो DEC। समझ रहे हो? ये सारे क्या है? ये सारे शॉर्ट वर्ड्स हैं। शॉर्ट वर्ड्स को बोलते हैं निमोनिक्स। फिर इंपॉर्टेंट सबसे बात के, इट कंटेन्स ऑप कोड एंड ऑपरेंड, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ऑप कोड एंड ऑपरेंड जो आए थे, ये ऑप कोड एंड ऑपरेंड कहाँ से आए थे? ये असेंबली लैंग्वेज का तो पार्ट है बेटा, ये असेंबली लैंग्वेज का ही तो पार्ट है। सही है। अब सोचने वाली बात ये है, अच्छा ये हो गया ना तीन चीजें। अब आप, अच्छा चलो अब सवाल पूछो, या सर तो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछो। सर क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पाइथन में कोई कोड लिखते हैं तो अब आप उसका फ्लो बताएंगे कि किस हाँ, तरह कहाँ से कहाँ जाता है, फिर मैं फाइनली बता कैसे मैं रिजल्ट बताता है। हूँ मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। पाइथन में अगर आप कोई भी, पहले तो मैं आपको टोटल लैंग्वेजेस को ब्रेक करके बता देता हूँ। लैंग्वेजेस हैं और लैंग्वेजेस का फ्लो देख लो। लैंग्वेजेस बेसिकली आपके पास एक आती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको मैं HLL देता हूँ, HLL। दूसरी आती है लो लेवल लैंग्वेज, LLL। लो लेवल के अंदर एक तो आपके पास आती है असेंबली लैंग्वेज, और एक टोटली टोटली जिसको आप कह सकते हो बिल्कुल बाइनरी डेटा है, जो जिसको आप मशीन कोड भी कह सकते हो। टोटल जीरोज एंड वंस पे चल रही चीजें। और हाई लेवल के अंदर आपके पास, आप कह सकते हो कि जो आपने बोला पाइथन या सूडो कोड या कोई भी चीज आपके पास विजुअल बेसिक, ये सब चीजें। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हमने पाइथन में कोड लिखा, अब व्हाट हैपेंस? अब जब कोड लिखते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है एक ट्रांसलेटर, जो हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। वो ट्रांसलेटर का काम है हाई लेवल से लो लेवल करना। तो वो पाइथन को पहले लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, जो टोटली बाइनरी डेटा बना देगा कंप्यूटर मशीन को समझने के लिए। टोटली जीरोस एंड वंस पे चलाएगा उसको टोटल। फिर मशीन यहाँ पे समझेगी, फिर प्रोसेसर समझेगा करना क्या है। सही है। मैंने जो O लेवल्स में तुम लोगों को पाइथन कर करके दिखाई दी, याद है ना? शुरू में एक दो क्लासेस के अंदर हमने पाइथन ओपन करके IDE पे करी थी, एवरेज निकालना सीखे थे। याद है किसी को? जी 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 सर। याद है ना? दानियाल, आप लोग भी यस थे। सर। और हाँ सही है। तो आप लोगों को याद होगा कि वो बेसिकली उसके पीछे यही तो लॉजिक है कि हाई लेवल पहले लो लेवल को भेजता है, मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर लो लेवल लैंग्वेज आपके पास एक दफा कन्वर्ट हो गई, लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी डेटा में कन्वर्ट हो गई, फिर ये आपके पास मशीन को समझ आता है। वरना मशीन तो समझ नहीं सकती ना। मशीन को थोड़ी पता है इनपुट क्या होता है, मशीन को थोड़ी पता है आउटपुट क्या होता है, मशीन को थोड़ी पता है रिपीट एंडल क्या है, वाइल लूप क्या है। ये तो सब चीजें हमारी बनाई हुई है। ये तो हमें हाई लेवल से लो लेवल के लिए हम अभी आगे ट्रांसलेटर पढ़ेंगे, उसको समझाने के लिए ये चीजें हैं। जी भाई, किसी और का सवाल? जी सर सर। अगर लो लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करेंगे, मतलब उसमें अगर लिखेंगे कोड तो उसमें एरर ज्यादा होंगे ना? लो लेवल लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट करेंगे तो डिपेंड करता है फिर एरर्स, एरर्स कितने आते हैं वो तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे अभी कंपाइलर इंटरप्रेटर में, कि एरर आते हैं किस तरह हल होते हैं। सर जी, ये लो लेवल लैंग्वेज और लेस कौन पूछ स्पेस रहा क्यों था? लेता है? लो लेवल लैंग्वेज लेस स्पेस क्यों लेता है? बहुत अच्छा सवाल है भाई। लो लेवल लैंग्वेज लेस स्पेस लिए लेता है क्योंकि इसके अंदर आपके पास जितने भी ट्रांसलेटेड वर्ड्स है ना, वो सबकी जगह खत्म हो जाती है। मतलब वर्ड्स की कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। सही है। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एक पॉइंट आगे लिखा हुआ था, हाँ ये तो हमारा रह गया, इट टेक्स लेस स्पेस इन मेमोरी। वो इसलिए क्योंकि ये आपके पास एक तो ये सारे वर्ड्स की जगह खत्म हो जाती है, दूसरा ये है कि ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये हार्डवेयर से कनेक्ट हुआ हुआ है ना, तो कोई ट्रांसलेशन के अंदर कोई मेमोरी यूज नहीं हो रही। मतलब हाई लेवल से लो लेवल हो गई, अब ये सारी मेमोरी के अंदर जो भी जितनी भी यूटिलाइजेशन थी वो हो गई। अब लो लेवल में बिल्कुल कम से कम मेमोरी यूज करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ काम की चीजें हैं। जितने जितने इशारे थे, जितने जितने सिंबल्स थे, वो सारे रिमूव हो गए। दैट इज द रीजन लो लेवल टेक्स लेस स्पेस। सर जी भाई। ऊपर और सर ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर। जी जी सर, जी, यहाँ पर आपने लिखा है सुडो कोड। सर सुडो कोड कोई लैंग्वेज तो नहीं है? सूडो कोड लैंग्वेज नहीं है, सूडो कोड एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन हम इसको हाई लेवल में इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपके पास वो वाले वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, सारे इंग्लिश रिलेटेड वर्ड है, इसलिए हम इसको हाई लेवल में काउंट करते हैं। सही है। कोई किसी और का सवाल? सर अगर एग्जांपल्स में हाई लेवल लैंग्वेज का सवाल आ जाए तो उसमें हम पाइथन लिखेंगे या उसके वर्ड्स लिखेंगे? फॉर एग्जांपल या सी प्लस प्लस हाँ लिखेंगे विजुअल? एग्जाम्पल एग्जाम्पल आ जाए तो फिर आप फिर नाम लिख देना ना। ऐसी एग्जाम्पल आए मुझे, जिसके नेम में ब्रांड कंपनी के नेम जो है ना वो आपके पास यूज नहीं करेगा।
ठीक है, कोई और सवाल बेटा? सर चलो आगे बढ़े। चलो जी, जी पूछे। हाँ भाई, क्लियर है, सही है ना। तो बेसिकली ये सारी लैंग्वेजेस है, और सूडो कोड एक आप समझ सकते हो कैजुअल वे है ऑफ रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स। इसको एग्जैक्टली हाई लेवल तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन इसको आप यूं कह सकते हो कि जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेज में के अंदर वर्ड्स वगैरह यूज हो रहे हैं ना, सो परफेक्टली जो डिफाइंड हाई लेवल है ना, वो पाइथन है, सी प्लस प्लस है, जावा है, विजुअल बेसिक है, पास्कल है, ये सब चीजें। ठीक है, पाइथन जो सूडो कोड है वो एक समझो रूट है हम बिगिनर्स को सीखने के लिए टुवर्ड्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वजह से हम सूडो कोड को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं बोलते। लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में इसलिए लिखा है ताकि जो सूडो कोड आती है ना, तुम लोग फौरन रिलेट कर सको, हाँ यार रिपीटेडली पढ़ा है, वाइल पढ़ा है। इनकी एग्जांपल्स नहीं पूछेगा, ये तो हमने खुद ही, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है कोई एग्जांपल्स, तो हमने खुद ही ऐड करके जो है ना इसको समझा है। ठीक है, तो अब आ जाओ ट्रांसलेटर्स में। ट्रांसलेटर में सबसे पहला आता है सर लो कंपाइलर, लेवल जो आप लैंग्वेज की ऑलरेडी। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है मशीन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एड 50 लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है। ठीक है, एड 01011111 लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल। ठीक है, चलो कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है भाई? कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है, देखो हर बंद हर चीज को, जब आप एक मोड से दूसरे मोड में जाते हो तो एवरी वन रिक्वायर्स अ ट्रांसलेटर। जैसे कि इसकी सिंपल एग्जांपल ये समझ लो कि मन मन जो होता है, या इंटरनेशनल जितने भी आपके मन होते हैं, उसमें ट्रांसलेटर खड़ा हुआ था ना, एक चाइनीज बोल रहा है तो सामने पब्लिक जो है वो जनरल, हर जबान की, हर हर कल्चर की है, तो समझाने के लिए सामने पब्लिक को वो हर किसी का ट्रांसलेटर जो है उनके कानों में लगा हुआ था, तो वो हर चीज जो है ना ट्रांसलेट करके आ रही होती है। ट्रांसलेटर का काम यही है कि एक मोड से दूसरे मोड में कन्वर्ट करना। तो कंपाइलर का काम ये है कि वो हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल पाइथन से वो आपके पास मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, सही है। तो ट्रांसलेटर का काम यही है, ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट्स द कोड इन वन गो। भाई ट्रांसलेटर जो है एक ही गो में ट्रांसलेट कर लेता है पूरा कोड, वन गो में पूरा कोड ट्रांसलेट कर लेता है, मतलब उसको टाइम नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा क्विक इसका जो है ना रेट है। इट प्रोवाइड्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। भाई ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोवाइड करता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या चीज होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब होता है आपके पास वो कोड जो पूरा का पूरा कंपाइल्ड हुआ हुआ है। मतलब आपके पास हाई से लो लेवल के अंदर जो फाइनल फाइल आती है ना, वो आपको EXE। प्रोवाइड भी करता है। EXE फाइल जिसको बोलते हैं ऐसे ही। इट हैज अ फास्टर ट्रांसलेशन रेट। इसका ट्रांसलेशन रेट बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, इट शोज ऑल एरर्स आफ्टर ट्रांसलेशन। अभी मैं समझाऊंगा अभी इसका प्रोसेस, सही है। ये सारे एरर जो है ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के बाद शो करता है। इट यूजेस मोर मेमोरी, ये अच्छी खासी मेमोरी यूज करता है। इट प्रोवाइड्स सोर्स कोड एज वेल एज ऑब्जेक्ट कोड। ये दो चीजें प्रोवाइड करता है, सोर्स कोड भी और ऑब्जेक्ट कोड भी। अब ये पढ़ते हैं कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, पहले तो ये समझ लो सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है। देखो बेटा, सोर्स पहले मैं आपको इससे पहले मैं आपको इसका ट्रांसलेटर का, जो ट्रांसलेटर कंपाइलर है उसको समझा दूं प्रोसेस किस तरह है। फॉर एग्जांपल ये एक कोड लिखा हुआ है इस पे, सही है, इस पे हम लाइंस बना देते हैं। अब कंपाइलर का काम ये है कि कंपाइलर कंपाइल करना शुरू करता है, और जैसे ही उसको एरर्स मिलते हैं ना, वो एरर्स मार्क करके आगे बढ़ता है। वो वहां रुकता नहीं है, वो एरर्स मार्क करके आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां जहां एरर्स मिले, हाँ भाई मार्क किए आगे बढ़ो, मार्क किए आगे बढ़ो, मार्क किए आगे बढ़ो। ठीक है, इट डज नॉट स्टॉप्स इन द मिडल, मार्क किए आगे बढ़ता है। जब ये एट द एंड पूरी स्क्रिप्ट को, या आप कह सकते हो कि पूरी हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल कर लेता है, उसके बाद आखिरी में जाके वो एरर शो करता है कि भाई ये एरर्स है। और फिर उसको कोशिश करता है कि जहां जहां एरर्स रिड्यूस हो सके, खत्म हो सके, डीबग हो सके, वो डीबग करता है, सही है। अब इसीलिए तो तेज है ये, रुकता नहीं है ये। अब इसके फायदे नुकसान पे भी आएंगे, और पहले समझते हैं सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या है। सोर्स कोड और दूसरी तरफ आ गया आपका ऑब्जेक्ट कोड। देखो भाई, जो सोर्स कोड है ना, वो है आपके पास वो ओरिजिनल कोड जो आपने हाई लेवल में लिखा है। गौर से सुनना, मैंने पाइथन का कोड लिखा, मेरा पाइथन का कोड क्या हुआ भाई, क्या बना? सोर्स कोड। सोर्स कोड। ठीक है, अभी बिल्कुल बिल्कुल रॉ रॉ कोड है। मैंने लूप वूप लगाया है, फुल इफ स्टेटमेंट लगाई, प्रॉपर कोड बना लिया एक बेसिक सा, वो मेरा सोर्स कोड। जब वो सोर्स कोड आपके पास कंपाइल हो जाता है, कंपाइल्ड फाइल आपके पास हो जाती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। और एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो आउटपुट है, ठीक है ना, जो आपके पास मशीन कोड, आपके जो मशीन कोड का आउटपुट है, ठीक है, वो आपके पास ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? मशीन कोड आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंपाइलर। तो आपके पास ऑब्जेक्ट कोड बेसिकली क्या चीज है कि जो भी आपके मशीन कोड निकल के आ रहा है, वो आपके पास क्या है? वो आपके पास सोर्स कोड है। और ये कौन करता है? ये आपका करेगा
कौन करेगा भाई? आपका, ये आपका कंपाइलर करेगा। तो कंपाइलर बेसिकली, कंपाइलर का काम क्या है कि वो आपके पास सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है भाई। और एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके पास जो EXE आपने अक्सर देखा होगा, EXE.exe फाइल एक ब्लैक कलर की आ रही होती है, ऐसे रन होती है, ठीक है ना। वो बेसिकली आपके पास सारा कोड जो कंपाइल्ड होकर एक तरफ हो जाता है ना, उसको बोलते हैं आपके पास EXE फाइल, जिसको अक्सर आप एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हो, ठीक है। ये चीज है। और इसको अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि भाई ऑब्जेक्ट कोड जो है वो आपके पास, जैसे मैंने मशीन आपको बोला, रीडेबल। मशीन आउटपुट है, ठीक है। और हाँ, मशीन रीडेबल फाइल है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है आपके पास, वो आपके पास पूरा का पूरा कंपाइल्ड वर्जन है कोड का। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये आपके पास बिल्कुल फाइनल एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है ना, एग्जी फाइल बिल्कुल फाइनल फाइल होती है। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो उससे पिछला वाला वर्जन होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल बिल्कुल फाइनल फाइल, बिल्कुल देखा मैंने, कंपाइल्ड होने, एरर वेरर रिमूव होने, सब करने के बाद जो आपका जो आपका IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो रन कर सके प्रॉपर वाला, वो फाइल होती है, ठीक है। रिपीट करेंगे, ठीक हो आपकी गया। आवाज कट गई अच्छा, थी। अब आते हैं समझ नहीं इंटरप्रेटर पे। आया। सर ऑब्जेक्ट कोड की मेरी नहीं वॉइस समझ सर कट आई। गई थी। आपके ड्रॉप हो गई थी। मैं बताता हूँ, देखो मैं बता देता हूँ, मैं बता दूँ, कोई मसला नहीं। ऑब्जेक्ट कोड का सीन जो है वो ये है कि आपके देखो दो चीजें हैं ना, एक आपके पास एक तो सोर्स कोड है वो, और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट कोड है, एक आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑब्जेक्ट कोड आपके पास वो आपके पास कोड है जो आपका कंपाइलर एज एन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जो फाइनल नहीं है, सही है। वो आपके पास एक दफा चला, दो दफा चला, मशीन कोड निकल कर आया, एरर्स वेरर्स के साथ सारी चीजें आ गई, ठीक है। वो आपका मशीन कोड आउटपुट है। जब ऑब्जेक्ट कोड फर्दर रन होता है, डीबग होता है, क्लियर फुल फाइनल प्रोसेस में आ जाता है, वो फाइनल फाइल होती है एग्जीक्यूटेबल, कंपाइल कोड होता है। तो बेसिकली आपका जो कंपाइलर है उसका फायदा ये है कि वो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड दोनों दे रहा है, वो दोनों आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो इसमें। और अगर आपको डिफरेंस समझना है तो आप ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल फाइल में वो ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट कोड अभी इन प्रोसेस फाइल होती है, इन प्रोसेस कोड होता है, जो फाइनली एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनल कंपाइल्ड फाइल विदाउट एनी एरर्स, ठीक है। ये तो हो गया कंपाइलर। अब हम आते हैं इंटरप्रेटर की तरफ। इंटरप्रेटर क्या है भाई? इंटरप्रेटर आपके पास एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो काम वही कंपाइलर वाला करेगा, विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन इट ट्रांसलेट्स द कोड लाइन बाय लाइन, वो एक एक लाइन करके कोड को ट्रांसलेट करता है, एक एक लाइन, पहले एक लाइन कर ली, फिर एक लाइन करी, फिर इट स्टॉप्स व्हेन इट फाइंड्स एन एरर, ये एरर मिलते ही रुक जाता है। इट हैज अ स्लोअर ट्रांसलेशन रेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं इंटरप्रेटर काम किस तरह करता है। इसके लिए भी एक पेज बना लेता हूँ। अच्छा, ये लिखा हुआ है कोड, सही है। इंटरप्रेटर शुरू करेगा यहाँ से, गौर से देखना। इंटरप्रेटर शुरू करेगा यहाँ से, शुरू करना शुरू हुआ, और शुरू करते 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 आगे बढ़ रहा है, यहाँ गलती मिल गई इसको। जैसे ही एरर मिला रुक जाएगा, एरर मिलते ही रुक जाएगा और वहीं पे खड़ा हो जाएगा। इसको यूँ समझ लो कि अब वहीं पे खड़ा हो जाएगा, वहीं पे एरर को पहले करेक्ट करवाएगा, डीबग करेगा एरर को, एरर बताएगा भाई एरर में ये मसला है, ये है चीजें, आगे आगे ट्रांसलेशन करनी ही नहीं है, एरर को हल करो। अब इस एरर को हल करना है, अब इस एरर को क्लियर करेगा, डीबग करेगा। जब ये एरर सही हो जाएगा तो अपने आप को रीसेट करेगा, अपने आप को ये करेगा रीसेट, रीसेट करने के बाद वापस शुरू कर देगा चलना। अब तो एरर नहीं होगा, ऐसी बात है, अब तो क्लैरिटी आ गई होगी। अब चलते 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 फिर वापसी आगे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, वापसी एरर मिला। एरर मिलते ही अपने आप को उस एरर पे रोक देगा, एरर को डीबग किया, रीसेट किया, सही करने के बाद अपने आप को रीसेट किया, फिर उसी सेम लाइन से शुरू वापस। इसको यूं समझ लो कि एक तरफ अगर मैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की एग्जांपल देने बैठूं, तो कंपाइलर में यूं समझ लो कि तुम लोग क्लास में बैठे हुए हो, मैं तुम लोगों के पास चलते हुए आ रहा हूँ और तुम लोग को एरर्स हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये तुम्हारा गलती, ये तुम्हारी गलती, ये तुम्हारी गलती। मैं गलती सही नहीं करवा रहा, मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ गलती है, 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 ठीक है, गलती 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 गलती। गलती को सही नहीं करा रहा, तुम लोगों को सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ तुम्हारी मिस्टेक। अब इसमें बहुत बड़ा चांस है कि तुम लोग सारे गलतियां सही ना करो, कुछ बच्चे सही करें, कुछ बच्चे सही ना करें। दैट इज वाई जिस तरह कंपाइलर भी इनएफिशिएंट है, तो ये मेथड भी इनएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे टीचर हर बच्चे के काम तक नहीं पहुंच पाएगा ना, अगर वो खड़े होकर ना सही करवाए, तो वो फिर हो सकता है कि कुछ गलतियां मिस आउट हो जाए। तो यहाँ पे इसी वजह से कंपाइलर से कुछ गलतियां मिस आउट हो जाती हैं। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अब मैं यहाँ पर हर बच्चे के पास से गुजरूं और अगर मैं गलती देखूं तो मैं वहां खड़ा रह जाऊं, मैं नहीं मूव करूँ, हो जाऊं, मैं मूव नहीं हूंगा। जब तक वो बच्चा गलती सही नहीं करेगा मैं मूव नहीं हूंगा आगे, और मैं फिर से चेक करना शुरू कर दूंगा। तो मुझे बताओ, जब मैं एंड तक पहुंचूंगा तो क्या मुझसे कोई गलती मिस होगी? नहीं।
क्या मुझसे कोई गलती नो होगी? सर। नहीं होगी ना। नहीं मैं तो प्रॉपर ध्यान से लेके चल रहा हूँ ना। तो इंटरप्रेटर भी यही करता है, जहां रुकता है वो गलती क्लियर करवाता है और रीसेट करता है, चलता है इस तरह। इससे कोई भी गड़बड़ नहीं होती, इससे कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं होती, ये बहुत एफिशिएंट काम करता है। स्लो है, माना स्लो है, तो मान रहा हूं मैं स्लो है, लाइन बाय लाइन करता है, लेकिन रुक जाता है व्हेन इट फाइंड्स एन एरर। इट हैज अ स्लो ट्रांसलेशन रेट। इट प्रोवाइड्स ओनली सोर्स कोड। इसका एक और नुकसान ये है कि ये सिर्फ सोर्स कोड प्रोवाइड करता है आफ्टर ट्रांसलेशन। ये कंपाइल्ड हुआ हुआ कोड, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके पास प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ सोर्स कोड प्रोवाइड करता है। गाइस याद रखना, सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड प्रोवाइड करता है। इट डज नॉट प्रोवाइड एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब ये कंपाइल्ड कोड प्रोवाइड नहीं करता। डीबगिंग इन एन इंटरप्रेटर इज एफिशिएंट। डीबगिंग बहुत अच्छी है, एरर करेक्शन बहुत अच्छी करता है ये। ठीक है, ये आपके पास हो गया इंटरप्रेटर। सर जी। सर क्वेश्चन ये था, आपने कहा कि सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करता ये, सोर्स को प्रोवाइड करता है। सॉरी सॉरी सॉरी, Object, हाँ फाइनल वाली जो फाइल होती है क्या कहते हैं उसको, ये हाँ, एग्जिट वो प्रोवाइड एग्जीक्यूटेबल नहीं करता। हाँ। जी। तो मैं क्वेश्चन ये कि तो इसके बाद के दोबारा कंपाइलर चलाना पड़ेगा फिर उसको वहां तक पहुंचने के लिए, या ये मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि इसको चलाएंगे अगर हम तो सिर्फ सोर्स कोड ही रहेगा ना, हमें फाइनल इसको फाइल हम तो नहीं। मतलब हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, ये डायरेक्टली सिस्टम को दे देगा, सिस्टम चला देगा, मतलब हमें नहीं मिलेगी कंपाइल कोड। ये बोलना चाह रहे हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं मिल रही, वो डायरेक्ट सिस्टम टू सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगी, वहीं पे चल जाएगा। अच्छा, ये तो फिर हमें प्रोवाइड नहीं मजीद कर रहा, मजीद मतलब जैसे सिस्टम उसको फिर मजीद कंपाइलर जो स्टेप्स करेगा। हाँ, फिर वो आगे उसी को भेज देगा। मतलब हमारे पास सोर्स कोड तो है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कंपाइल कोड भी हो, वो नहीं मिलेगा हमें, कंपाइलर में मिलता है वो। ठीक है, अच्छा ये सर हो एक गया। क्वेश्चन है। जी इधर पूछे। तो ये सारे जो एरर है वो साथ साथ हल करता जाएगा। कंपाइलर हल में करता जब जाएगा। वो एक बार सारे एरर निकालेगा, ये ऐसा हो सकता है कि वो सारे एरर जो है वो करेक्ट ना हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंटरप्रेटर एफिशिएंट होता है, इंटरप्रेटर बहुत सेंसिटिवली देखता है, बहुत ध्यान से कंपाइलर की देखता बात है। करूँ सर। कंपाइलर में तो कर, हाँ ना, कंपाइलर ऐसा हो सकता है ना, कंपाइलर में तो कर देता है ना। मतलब इसको वही समझ लो ठीक। ना, इंसानों की जल्दबाजी है ना, इस तरीके से इससे भी कुछ चीजें हैं वो मिस हो जाती हैं। ठीक। फिर हम आ जाते हैं, ये इंसान नहीं है, याद रखना, कोई ये नहीं समझना ये बैठे हुए लोग हैं, लोग नहीं, ये बेसिकली प्रोग्राम्स हैं जो आपके आईडीई में रन होते हैं। अच्छा, अब आपके अगली चीज आती है असेंबलर। सर मैं जब छोटा था एग्जीक्यूटेबल ना, मैं फाइल की समझता था। कंफ्यूजन है। एग्जीक्यूटेबल फाइल में क्या कंफ्यूजन हो रही है बेटा? एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब है वो फाइल जिसको मतलब ये एग्जीक्यूट है करने क्या? के लिए रेडी हो। एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी फाइल जिसको जो एग्जीक्यूट होने लगी हो, बस एग्जीक्यूटिव फाइल। वो बिल्कुल रेडी टू गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जिसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर ले डायरेक्टली, मतलब जो सर सिर्फ ऑब्जेक्ट बाइनरी वैल्यूज पे कोड लिखी और हुई ये एक ही चीज है। है। एग्जीक्यूटेबल फाइल और ऑब्जेक्ट कोड सिमिलर चीजें, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत सिमिलर चीजें। बस एग्जीक्यूटेबल फाइल फाइनल फाइल होती है, ऑब्जेक्ट कोड प्रोसेस वाली फाइल होती है, इन प्रोसेस होती है। समझ आ गई सर, समझ आ गई। ठीक थैंक है, यू। अब आ जाओ असेंबलर पे। वेलकम। अब आ जाओ असेंबलर पे। असेंबलर क्या होता है भाई? असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है विच असेंबल्स द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। अब जरा गौर से देखना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब अब इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। असेंबली लैंग्वेज फॉर एग्जांपल ऐड 25, या और दो वो दे देते हैं एलडीडी। एलडीडी का तुम लोगों को पता है, समझ में नहीं आएगा, तो आईएनसी अभी कर लेते हैं। आई एन सी फोर ये एक असेंबली लैंग्वेज का वो है ना, ऑपकोड और ऑपरेंड। इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा पूरा, मतलब 0 1 0 1 1 1 1 0 इस तरह। ये काम है असेंबलर का। असेंबलर का काम ये है कि लो लेवल को ही लो लेवल में ही रखता है, लेकिन लो लेवल असेंबली को लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इट इज यूज टू लोड द इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी स्टोर्ड इन एमएआर, सॉरी दैट इज टू बी स्टोर्ड इन सीआईआर बिफोर गोइंग टू एएलयू फॉर एग्जीक्यूशन। तो असेंबलर कहाँ यूज होता है? जब आपके पास सीआईआर में डेटा है ना, यहाँ से जब एएलयू में जा रहा होता है ना, हमने पढ़ा था ना भाई, एएलयू में जब जाता है डेटा तो वो बिल्कुल रेडी टू बी एग्जीक्यूट होता है, ऐसा ही है ना। तो एएलयू में जब ये जाता है ना, तो ऑलरेडी डेटा कंपाइल्ड हुआ होता है पहले से, ऑलरेडी सारी चीजें रेडी होती हैं, और जाके एएलयू में डेटा प्रोसेस हो जाता है। तो असेंबलर का काम ही यही है कि एएलयू के लिए तैयार करना, उसका खाना बनाना। ये एएलयू का खाना है। गाय जब खाती है कोई चीज, भूसा भूसा खाती है, तो उसको मिक्स करके देते हो ना, रेडी करके देते हो ना जानवर को। तो बेसिकली एएलयू को हम रेडी करके देते हैं, और वो रेडी कौन करता है? वो रेडी असेंबलर करता है। समझ आई? अब आहिस्ता ऐसे लॉजिक मिल रहे होंगे, है ना। सर आपने कंप्यूटर को गाय बोल दिया। अब फिर
तो ये चीज है। मैं तो वो जानवर की एग्जाम्पल अचानक आई मेरे ध्यान में कि यार जानवर को भी जब खाना खिलाते हो तो अपने हाथों से घुमा घुमा के और वो चीजें बना बना के खिलाते हैं ना। तो एएल की तरह से बेचारा वही है, एएल बोलता है भाई मुझे रेडी चीजें चाहिए, मैं बनी बनाई चीजें नहीं खाता, मुझे रेडी चीजें खानी है। ठीक है ना, तो ये सीन सर है बात असेंबलर सुनिए। का। जी। सर ये सर कोई ये उन लड़का दोनों से स्लो है ऐसा ठीक ये है, व्हाट्सएप एक पे एक करके कह एक रहा है करके। कि आप उसको ऐड कर दें। कौन बोल रहे हैं? कोई लड़का बास छोड़ है दें वो आप। जीसी। अ, अरे यार ये ले निकल जाते हैं ना एक तो ये। ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस वगैरह इससे मिलके आते हैं, इंटरप्रेटर, असेंबलर। और फिर यहाँ से हम दो असेंबलर है, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। और क्या बचा हुआ है हमारा, बस अब हमारा जो पहला पोर्शन है उसमें टाइप्स ऑफ असेंबलर बचा हुआ है, आईडीई है, और फिर 4.2 असेंबली लैंग्वेज की तरफ आएंगे। असेंबली लैंग्वेज आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। और असेंबली लैंग्वेज जो है आपके पास, क्योंकि इसके अंदर मुझे आप लोगों को पूरा समझाना है, मोड्स ऑफ एड्रेसिंग है। और ये चैलेंजिंग है थोड़ा सा टॉपिक ना। 4.2 थोड़ा सा टॉपिक चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें मैं जब आपको समझाऊंगा ना चीजें तो मैं क्वेश्चन भी बीच में कराना शुरू कर दूंगा पास पेपर पे जाके। ठीक है ना, तो ये बड़ी जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी है। और हाँ, ये सारी चीजें, तो ये सब ओके हो गया, कुछ पूछना है तो